हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम बात करेंगे अब हम मार्क्स की थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल को लेके। देखिए मार्क्स ने क्या बात बोली। मार्क्स ने कहा कि जो सोसाइटी है वो डिवाइड होती है इन डिफरेंट क्लासेस। क्लास डिवीजन जो होता है इज बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन्स, हु डज द वर्क। चार चीज़ें। तो लैंड, फैक्ट्री, मशीन और कौन काम करता है यानी कि लेबर। इन चार पार्ट्स में पहली बात तो जो है सोसाइटी डिवाइडेड होती है। तो मार्क्स ये कहना चाह रहा है कि भाई वन ग्रुप दैट कंट्रोल्स रिसोर्सेस इज देयर इन द सोसाइटी, देन देयर इज वन ग्रुप दैट सेल्स लेबर इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू दीज टू ग्रुप्स। और दूसरा वो कहता है कि बोथ दीज ग्रुप्स हैव ऑपोजिट इंटरेस्ट्स। दोनों ग्रुप्स जो हैं, जो रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं और जो लेबर को सेल करता है, दोनों के इंटरेस्ट अपोजिंग है। कैसे? वो कहता है कि जो ग्रुप है विच ओन्स मटीरियल कंडीशंस, इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और जो दूसरा ग्रुप होता है यानी कि लेबर ग्रुप, वो चाहता है बेटर लाइफ, वो चाहता है साथ में फेयर वेजेस। इसी रीजन से क्या होता है कि दोनों ग्रुप्स के बीच में होता है क्लैश। क्लैश से क्या होता है कि भाई यहाँ पर इनिशिएट होता है क्लास स्ट्रगल। तो वो कहता है कि देखो, ओल्ड किंगडम्स जो थे एंशियंट टाइम्स के, आप वहां से अगर हिस्ट्री शुरू करके अभी मॉडर्न डेमोक्रेसी तक आते हो, तो वो कहता है कि इस पूरी एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री में एक चीज कॉमन दिखती है। और कॉमन ये है कि देर इज ऑलवेज अ क्लास स्ट्रगल। अब वो रिड्यूस कर देता है इस क्लास स्ट्रगल को, बोल के कि रिच वर्सेस पुअर है, जो कि आपके सामने है कि ये रिच और पुअर के बीच का एक क्लास स्ट्रगल है। तो ये क्लास स्ट्रगल जो है हमेशा चलता रहता है। अब देखो, मार्क्स थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करता है। मार्क्स कहता है कि भाई ये जो ओनर ऑफ कैपिटल है, इसको हम लोग कहते हैं बुर्जुआ क्लास। और जो लेबर है, जिसको हम लोग वर्किंग क्लास कहते हैं, उसको मार्क्स ने बोला कि इसको हम कहते हैं बुर्जुआ के सवाए प्रोलिटेरिएट। सो देर इज वन प्रोलिटेरिएट क्लास, देर इज वन बुर्जुआ क्लास। So class struggle is always between the bourgeois class and the proletariat class. This is what Marx number one tries to say. अब क्या होता है, मार्क्स कहता है कि एक टेंशन होती है सोसाइटी में। ये टेंशन होती है बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट में। तो बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट जो है, इन लोगों में ये टेंशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लास स्ट्रगल होता है। और ये क्लास स्ट्रगल इवेंचुअली एंड होता है एक रेवोल्यूशन में। रेवोल्यूशन में क्या होता है कि ये जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, ये सोसाइटी का कंट्रोल ले लेता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक फेयर सोसाइटी बनती है।
विद नो क्लास। क्योंकि जब वर्कर क्लास आ जाता है तो वो ये इंश्योर करता है कि एक क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट हो। तो ये कहने की कोशिश, पहली बात तो जी कार्ल मार्क्स यहाँ पर कर रहा है। ये उसकी बेसिकली थ्योरी है क्लास स्ट्रगल की, जिसको हम बेसिक लैंग्वेज में देखते हैं। तो एक चीज क्लियर है जी कि मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ क्लास है, उसका एसेंस है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। यानी कि जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है बिटवीन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर। तो मार्क्स यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो क्लास स्ट्रगल होता है, इट इज नॉट इंसिडेंटल, बट द इंजन ऑफ हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इस रीजन से मार्क्स का एक फेमस कोट आपको याद रखना है कि ऑल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये कहने की कोशिश कर रहा है मार्क्स। तो वो कहता है कि सोसाइटी में जितने भी एपोकल लेवल पर शिफ्ट्स आए हैं, एपोकल लेवल पे शिफ्ट का मतलब होता है कि जैसे फ्यूडलिज्म से एक शिफ्ट आया कैपिटलिज्म की ओर, कैपिटलिज्म से अब से शिफ्ट आएगा एक सोशलिज्म की ओर। ये जो एक पूरा रेवोल्यूशनरी शिफ्ट होता है, दीज आर ऑलवेज ड्रिवन बाय अ क्लास स्ट्रगल। So class struggle is the beginning point. Revolution is what leads to a successful end of the class struggle. That is what Karl Marx is trying to say. लेकिन यहाँ पर इशू क्या है? इशू ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट्स हैं, फेमिनिस्ट वाले भी, जैसे कि नैन्सी फ्रेजर, पहले भी हमने इनका नाम प्रयोग किया हुआ है कई बार। दूसरा एक नई है लेडी, हेल हुक्स, बेल हुक्स। तो बेल हुक्स और नैन्सी फ्रेजर ये कहते हैं कि भाई क्लास जो है कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन ऑफ रेस, जेंडर एंड कास्ट। अब देखो ये कह रही हैं कि देखो मार्क्स ने जो थ्योरी दी वो एक यूरोपियन पर्सपेक्टिव में दी, वो यूरोपियन लेंस ऑफ पर्सपेक्टिव के लिए ठीक है। लेकिन जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज हैं जहाँ पर कास्ट का एक रोल है, जेंडर एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करता है, रेस का एक रोल प्ले होता है, इन सोसाइटीज में आप सिर्फ क्लास स्ट्रगल को एक बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट के नज़रिए से नहीं देख सकते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि मार्क्स की थ्योरी इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि उसने रेस, जेंडर, कास्ट के इनकॉर्पोरेशन को नहीं किया। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली। सिमिलरली इस पॉइंट को आगे बिल्ड करते हैं पियर बुर्दू ने। पियर बुर्दू ने क्या बोला? पियर बुर्दू ने ये बात बोली कि देखो मार्क्स जो है उसको अपने कंसेप्चुअल थ्योरी में बेसिकली कल्चर, कल्चरल कैपिटल को और सिंबॉलिक वायलेंस जो होता है डिफरेंट क्लासेस और कास्ट्स के बीच में, इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और जब तक वो इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा तो उसकी थ्योरी जो है मार्क्स की केवल और केवल एक इकोनॉमिक लेंस की ही थ्योरी रह जाएगी। आफ्टर ऑल मार्क्स की जो थ्योरी है भी अगर हम देखें ध्यान से, तो वो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है। वो क्या है?
इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी कई बार इसको बोलते हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि भाई पूरी की पूरी एनालिसिस को एक इकोनॉमिक नजरिए से ही दिखाया गया हो। बट एक चीज तो तय है देखो, बहुत सारे स्कॉलर्स का असेसमेंट ये जरूर है कि जो मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करी, ये डेफिनेटली एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो चेंजेस इन हिस्ट्री एंड सोसाइटी को एनालाइज करने में डेफिनेटली मदद जरूर करता है। वो अलग बात है कि पियर बोर्दू ने, नैन्सी फ्रेजर ने, बेल हुक्स ने जो बात बोली हम उसको निगेट नहीं कर रहे, पर ओवरऑल जो मार्क्स का पर्सपेक्टिव है कि भाई हिस्ट्री और सोसाइटी में समझने के लिए चेंजेस को, क्लास कॉन्फ्लिक्ट को देखना, ये एक यूजफुल लेंस डिलिबरेटली और इम्पोर्टेंटली है। और मार्क्स का ये मानना कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट के पीछे हमेशा जो है पावर और मनी का खेल होता है। मनी हो गया अपना बेस, और पावर जो सुपर स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये मनी और बेस का इन्फ्लुएंस जो है, ये पहली बात बड़ा क्रूशल है जो मार्क्स ने एक नया लेंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन नो डाउट कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट में आज की डेट में फार्मर्स, यूथ, जैसे आज जेंजी प्रोटेस्ट होते हैं, सर्विस वर्कर्स, जैसे गिग वर्कर्स को लेके भारत में एक डिबेट चल रहा है, वुमन, इन सबको भी आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मार्क्स की थ्योरी इन लोगों को, ये जो इस प्रकार की चीजें हैं, पहली बात तो उसको एक्सप्लेन करने में नाकाम रही है, ये कहना गलत नहीं होगा यहाँ पर। अब अगर हम बात करें लेनिन एंड लग्जमबर्ग की, ये दो लोग हैं जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये करी कि इन्होंने मार्क्स का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो है, उसको इन्होंने पहली बात तो एक रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकल लेवल पर अपनाया। और जब इन्होंने प्रैक्टिकल लेवल पर मार्क्स के इस आइडिया को अपनाया, तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जो इन लोगों ने अप्लाई करके मार्क्स के थ्योरी को पहली बार एक पॉलिटिकल सिनेरियो में पेश किया, उसमें इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट को एक प्रैक्टिकलिटी दी। रशिया के लेनिन के बारे में हम लोग चर्चा, और मार्क्स की थ्योरी के साथ वो कैसे अप्लाई करता है, उसको एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट को एक प्रैक्टिकलिटी देना, ये चीज़ यहाँ पर विजिबल हुई। सिमिलरली अगर हम बात करें ग्राम्स्की की, तो ग्राम्स्की ने, जैसा मैंने पहले भी बोला, कि मार्क्स के आइडियाज़ को बिल्ड किया। और जो पॉइंट हमने अभी यहाँ पर उजागर किया ये कह के कि भाई मार्क्स के थॉट प्रोसेसेस में कुछ शॉर्टकमिंग्स थे, इसने उस शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने के लिए पहली बात तो आइडियाज़ का सहारा लिया, कंसेंट का सहारा लिया। तो ग्राम्स्की ने कहीं ना कहीं हेगेल प्लस मार्क्स से इन्फ्लुएंस होकर ही अपनी थ्योरी को कंस्ट्रक्ट किया। हेगेल से इन्फ्लुएंस होके, क्योंकि उसने एक आइडिया के बारे में भी चर्चा करी कि कैसे ग्राम्स्की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम करेंगे उसको, आप देखोगे, और ग्राम्स्की हम पहले भी चर्चा कर चुके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो आपको आइडिया होगा कि भाई ग्राम्स्की ने क्या बोला कि भाई सोसाइटी में कंसेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड कंसेंट किस चीज़ का? ऑफ आइडियाज। जैसे आज इंडिया में अगर हम नेशनलिज्म की बात करें, तो ग्राम्स्की एक्सप्लेन करेगा कि नेशनलिज्म को कंसेंट के थ्रू इंडिया में एक आइडिया के तहत जनरेट किया गया है, और उसका एक अब्जॉर्प्शन इंडिया की सोसाइटी में है। और आज जो भी लोग इंडिया में नेशनलिज्म को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ दैट कल्चरल हेजिमनी, जिसके कंसेंट को मैन्युफैक्चर करके ये गेम यहाँ पर खेला गया है। तो मार्क्स के आइडिया को, हेगल के आइडिया को फ्यूज करके ग्राम्स्की ने एक अलग पर्सपेक्टिव पेश करने की कोशिश करी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें खास करके कुछ पोस्ट मार्क्सिस्ट की जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पोस्ट मार्क्सिस्ट हैं एरिक ऑलिन राइट। तो एरिक ऑलिन राइट जो है, जिनको हम पोस्ट मार्क्सिस्ट कहते हैं, इन्होंने क्या बात बोली देखो, इन्होंने ये बात बोली कि वी विल रिफाइन मार्क्सिज्म, रिफाइन, और उसमें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे ग्रेडेशंस ऑफ, ग्रेडेशन मतलब लेयर्स ऑफ, ग्रेडेशंस ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी, कॉन्ट्राडिक्टरी
क्लास इंटरेस्ट्स। तो एरिक ऑलिन राइट ने, ग्राम्स्की ने, इन दोनों ने क्या किया, मार्क्स के आइडियाज को इम्प्रोवाइज किया। वेरेज लेनिन और लग्जमबर्ग ने क्या किया कि मार्क्स के आइडियाज को इम्प्रोवाइज करने के बजाय उन दोनों ने मार्क्स के आइडियाज के ऊपर उसको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में डायरेक्टली अपना के दिखाने की कोशिश करी। बाबा साहब अम्बेडकर जो थे इंडिया में, बाबा साहब ने क्या किया, उन्होंने मार्क्स को क्रिटिसाइज किया। ही वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ मार्क्स। उन्होंने मार्क्स को क्रिटिसाइज इस रीजन से किया कि उन्होंने कहा कि भाई ही इग्नोर्ड द एलिमेंट ऑफ कास्ट। और उन्होंने ये बात बोली बाबा साहब अम्बेडकर ने कि कास्ट जो है वो इंडिया में एक हायरार्की क्रिएट करती है, एक रिचुअल स्टेटस है ऑफ प्योरिटी। और ये कास्ट से इन्फ्लुएंस होता है एक्सप्लॉयटेशन, विच इज नॉट ओनली सोशल बट इवन इकोनॉमिक। नॉट ओनली सोशल बट इवन इकोनॉमिक। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बात बोलने की कोशिश करी, अगर आप देखो तो वाइल बीइंग क्रिटिकल ऑफ मार्क्स ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, कि मार्क्स की थ्योरी में जब तक आप कास्ट के लेंस को इम्प्रूव इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे, तब तक आप वो जो सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन उसको समझ नहीं पाओगे। अब आप एक चीज़ के ऊपर ध्यान दो, यहाँ पर हमने पूरी चीज़ में क्या बोलने की कोशिश करी, हमने ये कहा कि देखो मार्क्स जो है उसकी थ्योरी राइट है, लेकिन इस पूरे गेम में जितने भी अभी हमने स्कॉलर्स की चर्चा करी, एक पॉइंट जरूर क्लियर निकल रहा होगा कि देर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ मार्क्स। कल को अगर ये क्वेश्चन इस नजरिए से बना दे यूपीएससी, तो बावले मत होना वहां पे। अगर यूपीएससी ये बात बोल दे कि देर इज अ क्वेश्चन मार्क और देर आर इश्यूज इन डिक्लेयरिंग मार्क्सिस्ट थ्योरी एज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, तो ये बात फैक्ट है, क्योंकि जितने भी स्कॉलर्स हमने यहाँ पर चर्चा करे सब लोगों ने इसी पॉइंट को उजागर करके आपके सामने चीज को पेश किया। ठीक है जी। सो कीप दिस आइडिया इन माइंड। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट वीडियो।